हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड साइंस। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल पर अपलोड किए गए किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन कर दूंगी। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका के अंग, ऑर्गन्स ऑफ सेल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज सेल पढ़ाया था, कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की है, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो ये वही वीडियो है। इस वीडियो में हम कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं सेल के, उन सबको इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे कोशिका होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और उन दोनों कोशिकाओं के ही क्या क्या अंग होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ उन कोशिका के अंगों के नाम बताने वाली हूँ, फिर हम उन अंगों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है। सेकंड होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को भी यातायात का परिवहन साधन कहा जाता है, जो कोशिका में परिवहन में ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है इसे, सेल ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट अगर देखें तो रसधानी, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं, ये वैक्यूल्स भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो तारककाय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं, ये सेंट्रोसोम भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो राइबोसोम। राइबोसोम भी कोशिका का अंग है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आगे जब इस पॉइंट को क्लियर करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। और अगर कुछ देखिए कि कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो लाइसोसोम। लाइसोसोम भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसके हर चीज़ के एक एक पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, और वो नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, बट वो रीज़न हम जब इस टॉपिक को क्लियर करेंगे तब आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य भी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड मटेरियल होता है, इसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कशाभिका, जिसे सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं। ये कोशिका को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लवक, जो कोशिका का रसोई घर कहलाता है, इसे इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का। हर सेल में अलग अलग क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुणसूत्र नाम लिखा है, तो आपको एक क्वेश्चन तो क्रोमोसोम से रिलेटेड पता ही होना चाहिए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस वीडियो में जब हम गुणसूत्र वाले पॉइंट को क्लियर करेंगे तो वहाँ पर मैंने मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। बट अगर आप लोगों को ये वीडियो देखते देखते अगर अभी इसका आंसर पता है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कोशिका झिल्ली। अगर हम कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर देखें तो कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है और उसमें प्रोटीन की लेयर्स पाई जाती है।
तो हमें देखना है कोशिका झिल्ली की जो संरचना है वो टोटल 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, उसमें से उसका 35 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन का पार्ट होता है जो कि बीच में होता है, मिडिल लेयर होती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये जो येलो येलो कलर के दिख रहे हैं ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है जो 35 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ऊपर की साइड 20 एंगस्ट्रॉम और नीचे की साइड 20 एंगस्ट्रॉम, ऐसे टोटल 40 एंगस्ट्रॉम के उसमें फॉस्फोलिपिड की बायलेयर्स पाई जाती है। और 40 में जब हम प्रोटीन का 35 प्लस कर देते हैं तो इस तरह से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका टोटल उसकी जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट होता है फॉस्फेट हेड, ऊपर का जो गोल सिरा आप लोगों को दिख रहा है उसे बोलते हैं फॉस्फेट हेड, और जो नीचे दो टेल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड सेकंड होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो होते हैं जो लिपिड के बायलेयर में पूरी तरह से धसे हुए नहीं होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर येलोइश कलर का ये पूरा बाहर आपको दिख रहा है ना, तो ये पूरी तरह से लिपिड में धसा हुआ नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एंड देखिए दूसरा, देखिए आप यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लिखा है, ये आधा हमें दिखाई दे रहा है और आधा बाइलिपिड लेयर में ढका हुआ है, धसा हुआ है, तो इसे बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के थ्रू बता दिया। अब हम सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी की अगर बात करें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है कोशिका झिल्ली, ये पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जो कोशिका झिल्ली है वो पादपों में और जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो ये प्रोटीन की बनी होती है ना, याद रखिएगा ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक घर होता है और घर की चारों ओर दीवारें होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है वो, और हम घर के अंदर रहते हैं। इंसान घर में क्यों रहता है? ताकि उस घर के अंदर रहने वाले जो मेंबर्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो इसीलिए सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रख सके। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगर सेल मेम्ब्रेन के थोड़े से और डीपली स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। उसका सबसे पहला टाइप होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेकंड होता है परमेबल मेम्ब्रेन, थर्ड होता है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो इस टाइप की होती है कि उस मेम्ब्रेन में से वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स भी उसमें से फ्लो नहीं हो सकते, उसमें से ओनली वाटर ही फ्लो हो सकता है, वो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन में से ना तो वाटर फ्लो हो सकता है और ना ही अदर ऑर्गन्स फ्लो हो सकते हैं, वो होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। एक होती और थर्ड होती है परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आसानी से फ्लो हो जाते हैं और उसमें जो डीएनए, आरएनए, अलग जो कुछ अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी उसमें से फ्लो हो जाते हैं। इस टाइप की 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन है कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल की अगर बात करें तो ये केवल पादपों में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। बट अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैंने आपको पहले बताया था कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की और कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। तो आप लोग अच्छे से इसे नोट भी करते जाएं और याद रखते जाएं। नेक्स्ट अगर देखें तो कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका की सुरक्षा करती है तथा कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन जो थी वो भी कोशिका की सुरक्षा करती थी, उसके अंदर सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं और जो कोशिका भित्ति है वो भी कोशिका की सुरक्षा ही करती है और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर की, तो आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं ये पूछूं आपसे क्वेश्चन कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किस कोशिका का है, पादप कोशिका का है या जंतु कोशिका का है, तो आप नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है कि यह कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। तो ये देखिए बाहर से कोशिका भित्ति बनी हुई है, तो ये कोशिका भित्ति जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो प्लांट सेल का है, ना कि एनिमल सेल का। ओके, तो ये पादप कोशिका का डायग्राम है। देखिए इसमें बाहर से आपको जो लेयर दिख रही है वो कोशिका भित्ति की लेयर है, उसके बाद अंदर से इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और फिर कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जितने भी मैंने नाम लिखवाए थे अभी बताए थे आपको, वो सारे ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं, उसमें ये सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जीवद्रव्य इसलिए कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि जितने भी बहुत सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ, तो ये सब आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसीलिए जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ताकि ये दोनों आपस में अगर टकराए भी ये सारे तो उन्हें कोई क्षति ना पहुँचे। ये देखिए आपको पिंक कलर का शो हो रहा है, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसे केंद्रक बोलते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में होता है, ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारी कोशिका भित्ति कंप्लीट होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका का ही सेल ऑर्गन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नॉर्मली देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। इस बाहर वाले चैम्बर को आउटर चैम्बर बोलते हैं और अंदर वाले चैम्बर को इनर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। ये रेड कलर से देखिए आपको जो डार्क वाली लाइन दिख रही है वो आउटर लेयर है, ओके, आउटर लेयर है, और जो अंदर की साइड जो रेड कलर की पतली सी लेयर दिख रही है वो इनर लेयर है। उसके अलावा जो आपको रेड कलर के अंदर फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं उन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है, उन फोल्ड्स को क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं उन्हें F1 पार्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम लेबलिंग नहीं कर पाई डायग्राम की, बट मैंने अभी आपको सब नाम बता दिए हैं इसके जितने भी नाम हैं, तो आप ध्यान से सुनकर इस डायग्राम को बना लीजिए और फिर उनके नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की थ्योरी के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल निम्नलिखित में से कौन है, और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ना लिखकर सूत्रकणिका लिखा जाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइटोकॉन्ड्रिया का ही शुद्ध हिंदी में नाम सूत्रकणिका है, ठीक है। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है अल्टमान। अल्टमान नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट तो होती है, बट उसका क्या कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है श्वसन करना, ठीक है। किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जब प्रेजेंट होती है तो वो श्वसन करने में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें कि श्वसन की जो क्रिया है वो किस साइकिल में पूरी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होती है जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ओके, क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र में ही माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन की क्रिया पूरी होती है। इस क्रिया में 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है जो ग्लूकोज के रूप में होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप हमें कितनी ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऑब्जेक्टिव में लिखा आता है ऑप्शन में 36 ATP, 37 ATP, 38 ATP, 39 ATP, लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा? 38 ATP, ओके।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह भी बोलते हैं। देखिए, मैं अगर चाहती तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही पॉइंट क्लियर करती कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। तो इन दोनों के आंसर एक ही है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी और कोशिका का शक्ति ग्रह भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ओके, नेक्स्ट इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार के अंदर जो फोल्ड्स थे उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अगर हम एक बार फिर से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो डार्क पिंक कलर की आपको लेयर दिख रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर साइड जो आपको लाइट पिंक कलर की जो डायग्राम दिख रहा है लेयर, वो इनर मेम्ब्रेन है। उसके अलावा इसमें अंदर की ओर जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं यू शेप में, उन्हें क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं उन्हें F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। आपको याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा, इनके खोजकर्ता के नाम में पीछे भी गोल्जी लिखा हुआ है, तो आपको याद रहेगा आसानी से कि गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ये जो गोल्जी बॉडी है ये कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है, इसीलिए इसे परिवहन ट्रैफिक पुलिस ऑफ द गोल्जी बॉडी सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये देखिए गोल्जी बॉडी का डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। कुछ इस तरह से कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में इस तरह से अनेक गोल्जी बॉडीज़ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वैक्यूल्स की तो देखिए, मैंने आपको प्लांट सेल का डायग्राम बताया था, ये प्लांट सेल का ही डायग्राम लिया है हमने यहाँ पर। देखिए, यहाँ से जो ये लाइट ग्रीन कलर की जो आपको लेयर दिख रही है ये बाहर की कोशिका भित्ति है। इसके अंदर जो आपको सेल वॉल दिख रही है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, वो कोशिका झिल्ली है। ओके, आपको जो अंदर ब्लू ब्लू टाइप का जो दिख रहा है डार्क ब्लू कलर का मटेरियल वो जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में ही ये सारे सेल ऑर्गन फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहा है, डार्क रेड कलर का, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो आपको पोर्स दिख रहे हैं वो राइबोसोम के पार्टिकल्स हैं। ये येलो कलर का गोल्जी बॉडी है। ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये ग्रीन जिनमें सिक्कों के कॉइन्स दिख रहे हैं वो है हरित लवक, जिसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें पर्पल कलर का देखिए, ये जो दो कोने पर दो पर्पल दिख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके अलावा इसमें डीएनए आरएनए के भी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये जो डार्क ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है वो गोल्जी बॉडी है। लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट है इसमें। ओके, और इन सब के अलावा जो हमारा नेक्स्ट आज का जो अभी फ़िलहाल पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वैक्यूल्स। तो ये जो बड़ी सी वाइट कलर की आपको डायग्राम दिख रही है वो है वैक्यूल्स। ये चूँकि ये प्लांट सेल का डायग्राम है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो नंबर में कम होते हैं, मतलब वो नंबर में या तो एक होंगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा दो वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बट अगर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो साइज़ में तो बहुत छोटे होते हैं, बट वो नंबरिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, लेकिन प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो नंबर में कम और साइज़ में बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, देखिए वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी बोलते हैं। वैक्यूल्स का कार्य होता है जल को संग्रह करके रखना, जल को संग्रह करने का काम वैक्यूल्स करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में 65% जल होता है, जिसे कौन संग्रहित करके रखता है, वैक्यूल संग्रहित करके रखता है। जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर में 65% जल संग्रहित होता है। अगर हम बात करें कि वो जल कौन संग्रहित करके रखता है तो वो वैक्यूल संग्रहित करके रखते हैं। अब एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और संख्या में ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन प्लांट्स में अगर बात करें तो वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल ऑर्गन की तो नेक्स्ट सेल ऑर्गन है सेंट्रोसोम। ठीक है,
सेंट्रोसोम का डायग्राम है। आप इसे यहाँ से देखकर सेंट्रोसोम का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कुछ सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रॉक्सिमल एंड होते हैं, डॉटर सेंट्रियोल होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मदर सेंट्रियोल होते हैं, डॉटर सेंट्रियोल होते हैं, डिस्टल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, सब डिस्टल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रोसोम की तो उसे हिंदी में बोलते हैं तारक काय। अगर नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंट्रोसोम को ही जानते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहते हैं। अगर हम बात करें कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो सेंट्रोसोम की खोज की थी बोबरी ने। सेंट्रोसोम की खोज की थी बोबरी नाम के साइंटिस्ट ने। याद कीजिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता का नाम बताया था। जिससे भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता का नाम बिना पढ़े अभी याद आ रहा है, वो जल्दी से वीडियो देखते देखते कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोजकर्ता है बोबरी। सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना और उसके पश्चात कोशिका का पुनः निर्माण करना, ठीक है। ये दो काम होते हैं सेंट्रोसोम के। अब लीवर की बात करें तो लीवर में सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसीलिए लीवर की जो कोशिका विभाजन की क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें मस्तिष्क की तो मस्तिष्क में सेंट्रोसोम सबसे कम पाया जाता है, इसीलिए जो मस्तिष्क में जो नर्व सेल होती है उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। अब देखिए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में 90% न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं और 10% होती है गैलियल कोशिकाएं। अब कोशिका विभाजन जो है वो अगर हम अनियमित रूप से हमारे शरीर में हो तो वो कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। कोशिका विभाजन अगर अनियमित रूप से हो रहा है तो वो कैंसर का कारण बन जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है जो लीवर सेल्स होती हैं, लीवर की सेल्स में ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि जैसे अगर लीवर को काट दिया जाए तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि लीवर में सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना और उसका पुनर्निर्माण करना। तो जैसे ही लीवर को काट दिया जाता है उसमें तो सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है और कोशिका का जल्दी से जल्दी पुनर्निर्माण कर देता है। इसीलिए लीवर को जब काट दिया जाता है तो उसमें सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा होने की वजह से लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही जल्दी से ग्रो कर देती है और लीवर फिर से रीजनरेट हो जाता है। अगर हम बात करें मस्तिष्क की तो मस्तिष्क में सेंट्रोसोम सबसे कम पाया जाता है। इसका कारण ये है कि देखिए मस्तिष्क है, ब्रेन में होती है नर्व सेल होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। अब ब्रेन में सेंट्रोसोम सबसे कम है और सेंट्रोसोम कम है तो कोशिका का विभाजन भी कम होगा और कोशिका का पुनर्निर्माण भी कम होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम मस्तिष्क में सेंट्रोसोम सबसे कम है तो वहाँ पर कोशिका विभाजन हो नहीं सकता, कोशिका का पुनर्निर्माण भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो लोग बाइक चलाते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, उन लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि आप लोगों को हेलमेट पहन के बाइक चलानी है, ओके। हेलमेट पहनने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हेलमेट पहन के जब हम बाइक चलाते हैं तो अगर बाई चांस हमारा एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के दौरान अगर हमारे सिर में ब्रेन में कोई चोट पहुंचती है तो अगर बाई चांस अगर ब्रेन में चोट पहुंच गई, उसकी नर्व सेल में चोट पहुंच गई तो वहाँ पर तो सेंट्रोसोम है ही नहीं, सेंट्रोसोम की मात्रा बहुत कम होती है तो सेल का पुनर्निर्माण हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में बिल्कुल भी सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर कोशिका का पुनर्निर्माण भी बहुत पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें कभी भी जब हम बाइक चलाएं तो हमें हेलमेट पहन के चलाना है, क्योंकि ब्रेन की सेल्स ऐसी सेल्स हैं जहाँ पर अगर एक बार चोट लग गई तो वो सुधर ही नहीं सकती, ठीक है। एक बार भी अगर कभी हमारे ब्रेन में थोड़ी बहुत भी चोट लग गई तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं सुधर सकती है, उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हमें होते ही रहेगा। इसीलिए क्योंकि उसका कारण यही है कि हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम सबसे कम पाया जाता है तो वहाँ पर कोशिका एक बार जो टूट गई उसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाइक, गाड़ी या स्कूटी या आप जो भी ड्राइव करते हैं उस टाइम पर हेलमेट अवश्य पहने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम आप लोग देख रहे हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ पर ये येलो कलर के जितने भी है वो सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखिए आपको रेड, थोड़े से रेड रेड कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो वो राइबोसोम्स के पार्टिकल्स हैं। ओके, जैसे कि 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनमें से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए वो खुरदुरा होता है, इसीलिए उसे रफ कहा जाता है। सेकंड अगर देखें स्मूथ, तो देखिए वो आपको पूरा स्मूथ दिख रहा है, उस पर कोई भी राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, तो आपको वो स्मूथ ही नज़र आएगा। ठीक है, आइए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थ्योरी देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, देखिए यह आंतरिक कंकाल बनाने में मदद करता है, इंटरनल स्केलेटन सिस्टम में हेल्प करता है। अंतःप्रदव्य जालिका जो है वो आंतरिक कंकाल बनाने में हेल्प करता है। अंतःप्रदव्य जालिका की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अगर हम लोग देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वसा का निर्माण करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, आपको इन दोनों में अंतर भी याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा अंतर अगर देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकना होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरा होता है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। डायग्राम में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह पर राइबोसोम्स के पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो चिकना होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसीलिए वो खुरदुरा होता है। अगर हम नेक्स्ट सेल ऑर्गन की बात करें तो नेक्स्ट सेल ऑर्गन है राइबोसोम। राइबोसोम को हमने प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला था। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम में देखिए एमिनो एसिड के भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड से। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको एमिनो एसिड्स, प्रोटीन सबके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी देखिए जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। राइबोसोम में 2 यूनिट्स होती हैं। पहला होता है राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, सेकंड नीचे की साइड होती है राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। इसमें एमआरएनए के कण पाए जाते हैं, टीआरएनए होता है और एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने। ठीक है, राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, पैलाडे। अगर हम बात करें कि ये राइबोसोम कहाँ पर होते हैं, तो ये राइबोसोम जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए उसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है वो आकार में छोटा होता है और प्रोकैरियोटिक्स में ही पाया जाता है। अगर 80S राइबोसोम की बात करें तो ये आकार में बड़े होते हैं और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियस की, तो ये सेल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। इसीलिए जिस तरह से हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन, है ना, तो इसीलिए सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसकी अगर बात करें तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। बात करें कि केंद्रक की खोज कब की गई थी, तो केंद्रक की खोज की थी 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनकी संख्या होती है 46। मैंने
कुछ समय पहले आपसे पूछा था कि मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम। और अगर हम जोड़े में बात करें तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर 80% तक प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है और 10% तक अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगर हम बात करें केंद्रक को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक को कोशिका को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क या फिर ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोलर भी कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें लाइसोसोम की, जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम के खोजकर्ता है डी डुबे। डी डुबे नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम में जल को अपघटित करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। ये 24 टाइप्स के होते हैं। लाइसोसोम्स का कार्य होता है कोशिका में पाचन करना। लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे सुसाइडल बैग ऑफ लाइसोसोम भी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे लाइसोसोम्स के अंदर अपघटित करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। अगर लाइसोसोम जिस तरीके से कोई बम फटता है ना, तो वैसे ही जब लाइसोसोम कोशिका के अंदर एटम बम की तरफ फट जाता है तो उसके अंदर के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। और वो एंजाइम पूरी कोशिका में फैलने से जो कोशिका है वो पूरी स्वस्थ होने के बावजूद भी मर जाती है, क्योंकि उसमें वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ चुके हैं। तो इसीलिए वो कोशिका स्वस्थ होने के बाद भी मर जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है कि अगर लाइसोसोम बॉम्ब की तरफ फट गया तो उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कारण कोशिका भी मर जाती है, इसीलिए उसे बोला जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। मानव रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा जो ह्यूमन ब्लड है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी देखिए, मानव रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब रक्त में क्या होता है, आरबीसी होती है। अब नॉर्मली हमारी जो मानव की आरबीसी है उसका जीवन काल होता है 120 दिन का। 120 दिन तक ही आरबीसी का जीवन काल होता है। जब 120 दिन के पश्चात आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो वो प्लीहा, तिल्ली है ना, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन में जाकर मर जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी जो है वो 120 दिन तक उसका जीवन काल होता है और वो 120 दिन बाद मर जाती है। तो मरने के बाद वो प्लीहा, तिल्ली या फिर स्प्लीन, ये तीनों एक ही है, इनमें जाकर वो मर जाती है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी कहाँ जाकर मरती है, प्लीहा में, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्नलिखित में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप किस पर टिक करेंगे, स्प्लीन पर या तिल्ली पर या प्लीहा पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है जीव द्रव्य। ये एक सेल का डायग्राम है, इसमें सेल ऑर्गन्स भी दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हमें जो पढ़ना है वो ब्लू कलर का जो लिक्विड मटेरियल फैला हुआ दिख रहा है वो है जीव द्रव्य। हमें जीव द्रव्य के बारे में पढ़ना है। तो ये बाहर से डार्क ब्लू कलर की गोल राउंड में सेल मेम्ब्रेन है ना, और उसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो है जीव द्रव्य। तो हमें उसी जीव द्रव्य के बारे में पढ़ना है। जीव द्रव्य को अगर देखा जाए तो जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, पुरकिंजे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। देखिए, जीव द्रव्य में 80% जल पाया जाता है ना, 80% तक जीव द्रव्य के अंदर जल की मात्रा होती है। जीव द्रव्य का अगर कलर की बात करें तो जीव द्रव्य रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। जीव द्रव्य के भी 2 भाग होते हैं। जीव द्रव्य के 2 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फर्स्ट होता है साइटोप्लाज्म एंड सेकंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम देखें कि जीव द्रव्य जो है उसे जीवन की भौतिक इकाई कहा जाता है, जीवन की भौतिक इकाई। ओके, जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई कहा जाता है।
जीवद्रव्य में 80% तक जल भरा रहता है। यदि इस जीवद्रव्य में 1% जल की भी कमी हो जाए तो इंसान को प्यास लगती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जीवद्रव्य में 80% तक जल होता है और इस जल में अगर कभी 1% की भी कमी हो जाए तो मनुष्य को प्यास लगती है। लेकिन अगर इस जीवद्रव्य में 10% की कमी आ जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आपको अलग अलग टाइप के फैक्ट्स सिर्फ मेरे ही वीडियो में पढ़ने को मिलेंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है जीवद्रव्य का, प्लांट सेल का डायग्राम है और उसी के अंदर आपको जीवद्रव्य दिख रहा है जिसमें सभी प्रकार के सेल ऑर्गन फैले हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैजिला या सीलिया की, तो ये देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है। इसमें 2 फ्लैजिला और फिर कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया टाइप के निकले हुए दिख रहे हैं। ये भी एक ऑर्गेनिज्म का डायग्राम है। इसमें भी देखिए बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। उन्हें हम सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं। ये देखिए ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। बैक्टीरिया में भी एक इस तरह से फ्लैजिला निकला हुआ है जो उसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। देखिए ये और ऑर्गेनिज्म है जिसमें अलग अलग तरह से ये जो फ्लैजिला, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों जैसी संरचनाएं जो निकली हुई दिख रही हैं वो सब फ्लैजिला और सीलिया कहलाती है। अगर हम बात करें फिर इनकी सीलिया और फ्लैजिला की, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो बालों की तरह संरचना पाई जाती है, उन्हें सीलिया कहते हैं और उन्हें हम फ्लैजिला भी कहते हैं। आउटर पार्ट होता है, ये कोशिका के अंदर नहीं होता है, ये कोशिका का ही एक अंग है लेकिन ये कोशिका के बाहर प्रेजेंट होता है। मूवमेंट एंड फीडिंग, सीलिया का काम होता है मूवमेंट करना। मूवमेंट का मीन्स होता है गति करना। कोशिका को एक जगह से चलने में, एक जगह से दूसरी जगह चलने में मदद करते हैं। फीडिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, अगर देखें तो सीलिया जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, वो ओनली ऑन एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट सेल में सीलिया नहीं पाए जाते हैं। फ्लैजिला में हेयर्स का साइज़ अगर बड़ा होता है, ठीक है, फ्लैजिला में हेयर्स का साइज़ बड़ा होता है जबकि सीलिया में हेयर्स का साइज़ छोटा होता है। देखा जाए तो जो हेयर्स अगर बड़े हो किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसे फ्लैजिला कहते हैं और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हेयर्स अगर साइज़ में छोटे हो तो उसे सीलिया कहते हैं। यदि ये सीलिया और फ्लैजिला, ये जो सीलिया और फ्लैजिला है ये स्पर्म को शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। अगर हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें, लवक, नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है? लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, लवक जो होते हैं ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये ग्रीन इन कलर होते हैं, कलर में ये ग्रीन होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हरित लवक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सेकंड होता है अवर्णित लवक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड होता है वर्णित लवक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो 3 टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ पत्ती और तने में पाया जाता है ना। जो हरित लवक है वो सिर्फ पत्ती और तने में पाया जाता है और भोजन निर्माण का कार्य भी हरित लवक ही करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो हरित लवक है वो पत्ती और तने दोनों में पाया जाता है और हरित लवक का कार्य होता है भोजन निर्माण करना। अगर हम बात करें कि हरित लवक को क्या कहा जाता है, तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन में अलग अलग नाम लिख दिए जाएंगे, तो आपको हरित लवक पर टिक करना है कि किचन ऑफ द सेल कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। हरित लवक को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। अगर हम बात करें हरित लवक की, तो ये देखिए ग्रीन कलर का ही है ना। ये हरित लवक का डायग्राम है। इस तरह से कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ ग्रेना होते हैं जो सिक्कों के रूप में एक दूसरे के ऊपर होते हैं, सिक्कों के ढेर के रूप में। थाइलैकॉइड्स होते हैं, इसमें स्ट्रोमा होता है ना। यहाँ पर पर्णहरिम भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू
प्रकाश संश्लेषण करके जो प्लांट्स है वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। अगर हम आगे देखें तो ये भी स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा सा डिटेल में है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है और उनके बीच में स्ट्रोमा भरा होता है, डीएनए भरा होता है ना। उसमें प्लास्टोग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर ये देखिए सिक्कों के रूप में, अगर एक सिक्के की बात करें तो उसे ग्रेनम कहते हैं, है ना। लेकिन अगर यही सिक्कों के ढेर एक के ऊपर एक रखकर जब उस पूरे ढेर को बोलते हैं थाइलेकॉइड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकेंड टाइप की, तो वो है अवर्णित लवक। अवर्णित लवक जो है वो जड़ या रूट में पाए जाते हैं और ये भोजन संग्रह करने का काम करते हैं, ठीक है। अवर्णित लवक का काम भोजन को स्टोर करने का होता है। तीसरा होता है वर्णित लवक। वर्णित लवक की अगर बात करें तो इसका कार्य रंग प्रदान करना होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, तो ये वर्णित लवक कहलाता है और ये रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे गाजर की अगर बात करें तो गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण लाल होता है, ठीक है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का कलर जो होता है वो बिटानिन के कारण होता है, बिटानोन के कारण। अगर नेक्स्ट हम टमाटर की बात करें तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। ये सारे लवक है, वर्णित लवक है, जिनके कारण इनके कलर आए हैं। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग, बीटानोन के कारण चुकंदर का कलर होता है, लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल कलर का होता है, और जितने भी पीले प्रकार के फल है, जितने भी पीले कलर के फूल होते हैं, फल होते हैं, उनका रंग होता है जेंथोफिल के कारण, ठीक है। जेंथोफिल के कारण पीला रंग होता है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है गुणसूत्र। गुणसूत्र की अगर बात करें तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, तो ये इस तरह से क्रोमोसोम के डायग्राम होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, उनका भी हम लोग देखेंगे आगे स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, जैसे मेल और फीमेल, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। ये देखिए ये डायग्राम में बनाया। अगर हम पहले मेल के डायग्राम की बात करें तो 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेकर 22 तक जो डायग्राम है वो सारे मेल में भी और फीमेल में भी सेम होते हैं, ओके। जो भी गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स, वो मेल और फीमेल में 22 क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। मेल में भी और फीमेल में भी दोनों 22, 1 से लेकर तो 22 तक के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल समानता प्रदर्शित करते हैं, वो सेम होते हैं। लेकिन जो दोनों में 23 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, जैसे अगर मेल की बात करें, तो मेल में जो 23 नंबर का क्रोमोसोम है वो है एक्स और वाई। देखिए सर्कल में ध्यान से देखिए, मेल की अगर बात करें तो उसमें 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो है एक्स और वाई। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो उसमें 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो है एक्स एक्स, ओके, एक्स एक्स। तो यही जो 23 नंबर का क्रोमोसोम है, यही दोनों में डिफरेंट होता है, इसीलिए मेल जो है वो मेल की कैटेगरी में आते हैं और जो फीमेल है वो फीमेल की कैटेगरी में आती है। इस 23 नंबर के क्रोमोसोम जो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और जो 1 से लेकर जो 22 तक के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो 23 नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर हम गुणसूत्र की थोड़ी सी थ्योरी की बात करें तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और ये संख्या में अगर नंबर की बात करें तो नंबर में ये 46 होते हैं। पेयर में अगर बात की जाए तो 23 पेयर्स होते हैं, और किसी भी क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं। ये अगर मेल की बात करें, नर की, तो नर में 44 + 2 XY इस टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फीमेल में 44 + 2 मीन्स XX पाए जाते हैं, ओके। देखिए ये डायग्राम है डीएनए का, जो क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, उस डीएनए का डायग्राम है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैं आपको डीएनए और आरएनए का वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी, उसमें उनकी सारी फुल डिटेल रहेगी।
यहाँ पर ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि डीएनए का डायग्राम इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए का डायग्राम इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देखिए, अगर हम डीएनए के डायग्राम की बात करें तो डीएनए के डायग्राम में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती है। फर्स्ट होती है GATC। ओके, फर्स्ट होता है G, सेकंड होता है A, थर्ड होता है T, फोर्थ होता है C। G का फुल फॉर्म है ग्वानिन, A का फुल फॉर्म है एडिनिन, T का फुल फॉर्म है थायमिन, C का फुल फॉर्म है साइटोसिन। तो ये नाम भी आपको नोट करना है, AGTC। ओके, अगर हम लोग डायग्राम में आपको दिखाऊं तो डायग्राम में देखिए G और C इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मीन्स ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, और ये जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के बने होते हैं, इसीलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने पूरा सुना है तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।